नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का भाग 2। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम भाग 1 देख चुके हैं, तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? आपके विकल्प हैं पेड्रो एल्वेज कैब्रल, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क या अल्मीडा। हाँ, तो इसका सही उत्तर है पेड्रो एल्वेज कैब्रल। देखिए, असल में ये वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली अभियान के नेता थे और कोई छोटा मोटा बेड़ा नहीं, पूरे 13 जहाजों के साथ आए थे। लेकिन कालीकट के शासक जोमोरिन के साथ उनके रिश्ते कह सकते हैं काफी तनावपूर्ण हो गए थे, जिसके कारण बाद में संघर्ष भी हुआ। अच्छा, अगला प्रश्न, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, डचों को, फ्रांसीसियों को या फिर पुर्तगालियों को? इसका सही उत्तर है फ्रांसीसियों को। ये एक दिलचस्प बात है। फ्रांसीसियों ने भारतीय कपड़ों की, खासतौर पे सूती और रेशमी वस्त्रों की, यूरोप में जबरदस्त मांग पैदा कर दी थी। पांडिचेरी और चंद्रनगर उनके व्यापार के मुख्य केंद्र थे, जहां से ये सारा कपड़ा निर्यात होता था। और उन्होंने ही कैलिको और मलमल जैसे कपड़ों को यूरोप में लोकप्रिय बनाया। समझ गई। अब अगला सवाल, अंग्रेज व्यापारी जॉन सरमेन किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फर्रुखसियर? इसका उत्तर है फर्रुखसियर। जी, जॉन सरमेन के नेतृत्व में एक पूरा प्रतिनिधि मंडल 1717 में मुगल दरबार में आया था। और मजे की बात यह है कि इस टीम में विलियम हैमिल्टन नाम का एक सर्जन भी था, जिसने बादशाह फर्रुखसियर की एक गंभीर बीमारी का इलाज कर दिया था। बस इसी से खुश होकर फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक शाही फरमान जारी कर दिया, जिसने उन्हें बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित था? चिमसूरा, पांडिचेरी, पुलिकट या कलकत्ता? ये कलकत्ता में स्थित था। इसका निर्माण 1700 के आसपास पूरा हुआ और इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। और ये बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र था। प्लासी के युद्ध के दौरान तो इसका सामरिक महत्व और भी बढ़ गया था। ठीक है, तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? आपके विकल्प हैं फ्रेंच, पुर्तगीज, अंग्रेज या स्वीडिश? इसका सही जवाब है अंग्रेज। देखिए, अंग्रेजों और डचों के बीच व्यापार को लेकर दुश्मनी काफी पुरानी थी, लेकिन 1759 में हुए बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को एक तरह से निर्णायक हार दी। और इस हार के बाद डचों का ध्यान भारत से हटकर इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर चला गया। अच्छा, तो आपने बेदरा के युद्ध का जिक्र किया, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध 1759, वांडी वॉश का युद्ध 1760, प्लासी का युद्ध 1757 या बक्सर का युद्ध 1764? हाँ, तो जैसा अभी हमने बात की, सही उत्तर है बेदरा का युद्ध 1759। यह युद्ध बंगाल में हुगली नदी के पास लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर्नल रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इस जीत ने बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। सही। आगे बढ़ते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? सूरत में, कालीकट में, मसूलीपट्टनम में या पुलिकट में? उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। उस समय मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। डच यहाँ से मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। बाद में उन्होंने पुलिकट, सूरत और चिनसूरा में भी फैक्ट्रियां खोली। इकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रैल्फ फिच, जॉन मिल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस या सर टॉमस रो? इसका उत्तर है रैल्फ फिच। रैल्फ फिच असल में जमीनी रास्ते से भारत आया था और उसने 1583 से 1591 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान वो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में भी गया था और उसके लिखे यात्रा वृत्तांतों ने ही ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए बहुत प्रेरित किया। अच्छा, तो यहीं से शुरुआत हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया? मर्चेंट एडवेंचरर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने,
लीसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है मर्चेंट एडवेंचरर्स, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। इस समूह का गठन 1599 में किया गया था। उनका मुख्य उद्देश्य था पूर्वी देशों, खासकर स्पाइस आइलैंड्स के साथ व्यापार करना। और ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, मतलब जिसमें कई निवेशकों ने मिलकर पैसा लगाया था। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने, जेम्स प्रथम ने, चार्ल्स प्रथम ने या क्रॉमवेल ने? ये चार्टर रानी एलिजाबेथ ने जारी किया था। इस चार्टर ने कंपनी को 15 सालों के लिए पूरब के साथ व्यापार पर एकाधिकार दे दिया था। एकाधिकार का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकती थी। बाद में राजा जेम्स प्रथम ने इस चार्टर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। अच्छा, तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्माइथ, राल्फ फिच, रॉबर्ट क्लाइव या टॉमस रो? प्रथम गवर्नर थे टॉमस स्माइथ। वे कंपनी के संस्थापकों में से एक थे और एक बहुत ही अमीर व्यापारी थे। रॉबर्ट क्लाइव तो बहुत बाद में आए, वो बंगाल के गवर्नर बने थे। बिल्कुल। अगला सवाल, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं? वो हेक्टर नाम के जहाज से भारत पहुंचा था। विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत बंदरगाह पर उतरा था। वो सीधे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने गया था और उसे तुर्की भाषा अच्छी आती थी, जिससे उसे जहांगीर से बात करने में मदद मिली। तो अनुमति मिली। अगला सवाल इसी पर है। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? ये अनुमति जहांगीर ने दी थी। शुरुआत में तो पुर्तगालियों के दबाव की वजह से जहांगीर हिचकिचा रहा था, लेकिन 1612 में स्वाली के युद्ध में जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया तो जहांगीर काफी प्रभावित हुआ। इसके बाद ही उसने सूरत में स्थायी फैक्ट्री बनाने का फरमान जारी किया। समझ गए। अगला सवाल, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो का मुख्य उद्देश्य था पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए एक संधि करना। वो लगभग 3 साल तक जहांगीर के दरबार में रहा। हालांकि कोई औपचारिक संधि तो नहीं हो पाई, लेकिन उसने व्यापार के लिए कई विशेषाधिकार जरूर हासिल कर लिए। बिल्कुल। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? सूरत, बंबई, खंबात या भड़ोच? सही उत्तर है बंबई। जी, यह शादी इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए हुई थी। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में बंबई को सिर्फ 10 पाउंड के सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने बंबई को अपने पश्चिमी मुख्यालय के तौर पर विकसित किया। क्या बात है। अगला प्रश्न, इंटरलोपर्स कौन थे? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में, सामुद्रिक लुटेरे, अधिकृत व्यापारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। ये असल में वो निजी ब्रिटिश व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को चुनौती देते थे और अवैध रूप से पूर्वी देशों से व्यापार करते थे। कंपनी ने समुद्री लुटेरा मानती थी और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती थी। ये कंपनी के लिए एक बड़ी समस्या थे। ठीक है। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह या इनमें से कोई नहीं? ये फरमान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने जारी किया था। इस फरमान को गोल्डन फरमान के नाम से भी जाना जाता है। इसने अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाहों पर बिना किसी रोक टोक के व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ये दक्षिण भारत में कंपनी के लिए एक बड़ा कदम था। जी। अगला सवाल, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? चंद्रगिरी के राजा से, कालीकट के राजा से, बीजापुर के सुल्तान से या गोलकुंडा के सुल्तान से? सही उत्तर है चंद्रगिरी के राजा से। जी, चंद्रगिरी के राजा ने फ्रांसिस डे को जमीन का एक छोटा टुकड़ा पट्टे पर दिया था
और यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम के किले का निर्माण किया। यही बस्ती आगे चलकर मद्रास शहर यानी आज का चेन्नई बनी। ठीक है। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 ही में, 1651 ही में, 1608 ही में या 1613 ही में? यह 1633 ईस्वी में हुआ था। यह पूर्वी भारत में ब्रिटिश विस्तार की शुरुआत थी। बालासोर और हरिहरपुर उस समय व्यापार के बड़े केंद्र थे और इन फैक्ट्रियों ने बंगाल की खाड़ी में कंपनी की नौसैनिक मौजूदगी को भी मजबूत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं? ये निशान 1651 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। देखिए, निशान एक तरह का अनुमति पत्र होता था जो राजकुमार जारी करते थे। इस अनुमति ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई अतिरिक्त कर दिए व्यापार करने का अधिकार दिया, जो उनके लिए बहुत बड़ी सफलता थी। बिल्कुल। अगला सवाल, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? ये औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने कंपनी की बढ़ती शक्ति पर लगाम लगाने और मुगल खजाने को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया था। इस फरमान में जजिया कर का भी उल्लेख था जो कंपनी को देना पड़ता था। इसी वजह से कंपनी और मुगल साम्राज्य के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। रिश्ते बिगड़े तो क्या हुआ? अगला सवाल इसी से जुड़ा है। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? ये आदेश भी औरंगजेब ने ही दिया था। हुआ ये कि अंग्रेज हुगली में किलेबंदी कर रहे थे और स्थानीय व्यापार में दखल दे रहे थे, जिस वजह से लड़ाई हुई। मुगल सेना ने अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था और उन्हें एक द्वीप पर शरण लेनी पड़ी थी। बाद में खैर अंग्रेजों ने माफी मांगकर समझौता कर लिया। अच्छा, माफी के साथ कुछ और भी हुआ था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? ये मुआवजा भी औरंगजेब ने ही वसूला था। ये 1686 के संघर्ष और अंग्रेजों द्वारा की गई उथल पुथल के हर जाने के रूप में था। इस घटना के बाद अंग्रेजों को ये एहसास हो गया था कि वे अभी मुगल शक्ति का सीधा सामना नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल, अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? शाह शुजा, इब्राहिम खां, शाइस्ता खां या अजीमुशान? इसका उत्तर है अजीमुशान। अजीमुशान औरंगजेब का पोता और बंगाल का सूबेदार था। उसने 1698 में अंग्रेजों को ये अनुमति दी थी और इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर बाद में कलकत्ता शहर की नींव रखी गई। तो ये जमींदारी उन्होंने कितने में खरीदी? 1200 रुपए में, 12,000 रुपए में, 1500 रुपए में या 1800 रुपए में? ये जमींदारी सिर्फ 1200 रुपए में खरीदी गई थी। ये कीमत उस समय के जमींदारों को दी गई थी और ये सौदा कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। तो अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान, 24 परगना, कालीकाता, ठाकुरगांव, सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर या मिदनापुर, ठाकुरगांव, गोविंदपुर? हाँ, तो जैसा हमने अभी बात की, सही उत्तर है सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर। सूतानाती एक व्यापारिक केंद्र था, गोविंदपुर एक पारंपरिक गांव था और कालीकाता काली मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं तीनों को मिलाया गया था। ठीक है। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपए के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली या उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। जी, ये वही शाही फरमान है जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने बंगाल में कंपनी की स्थिति को बेहद मजबूत कर दिया और उन्हें स्थानीय नवाबों पर एक तरह की बढ़त दे दी।
और इसी फरमान के दुरुपयोग को लेकर कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जो प्लासी के युद्ध का एक बड़ा कारण बना। बिल्कुल। तो किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज औरम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? शाह शुजा द्वारा जारी फरमान, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। औरम एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने इस फरमान के महत्व को सबसे पहले उजागर किया था। और मैग्ना कार्टा का मतलब ही है महान चार्टर, मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार देता है। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी या राल्फ फिच? इसका उत्तर है रैल्फ फिच। रैल्फ फिच, जैसा कि हमने पहले देखा था, वो सम्राट अकबर के शासनकाल में भारत आया था, जो जहांगीर से पहले थे। विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे, और पादरी एडवर्ड टेरी सर टॉमस रो के साथ उनके पादरी के रूप में आए थे। सही। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। शाइस्ता खान, अजीम उस शान, शाह शुजा या इब्राहिम खां? ये कथन शाइस्ता खां का था। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा और बंगाल का सूबेदार था। वो कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों और उनकी धोखाधड़ी से बहुत ज्यादा नाराज था। अब फ्रांसीसियों की बात करते हैं। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में, चंद्रनगर के रूप में, चिंसूरा के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? जिनको पांडिचेरी का जनक भी माना जाता है। उसने 1674 में यह गांव लिया और इसे एक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र और बस्ती में बदल दिया। ठीक है, तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाह शुजा ने, शाइस्ता खान ने, अजीम उस शान ने, या इनमें से कोई नहीं? ये शाइस्ता खान ने भेंट की थी। 1673 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को हुगली नदी के किनारे ये जगह दी थी, और चंद्रनगर बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले, क्लाइव, लाली, या इनमें से कोई नहीं? यह पदवी डुप्ले को प्रदान की गई थी। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फ्रांसीसी गवर्नर था। मुगल बादशाह ने उसे उसकी कूटनीतिक और सैन्य सफलताओं के लिए नवाब की उपाधि दी थी। साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, या उपरोक्त सभी? यहाँ उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ड्यूप्ले ने ही सहायक संधि की नीति की शुरुआत की, जिसे बाद में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर अपनाया। उसने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में दखल देकर फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। उसे भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद का अग्रदूत भी माना जाता है। तो पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पहले ड्यूप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर, चिंसूरा, पुलिकट, या इनमें से कोई नहीं? इससे पहले वो चंद्रनगर का गवर्नर था, और चंद्रनगर में गवर्नर रहते हुए उसने अपनी प्रशासनिक और कूटनीतिक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया था। इसी को देखते हुए उसे पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गुडेहू, फ्रांसिस मार्टिन, लाली, या इनमें से कोई नहीं? डुप्ले के बाद गुडेहू गवर्नर जनरल बना। असल में डुप्ले की विस्तारवादी नीतियां बहुत खर्चीली थीं, जिससे फ्रांसीसी सरकार चिंतित हो गई थी। इसलिए 1754 में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और उसकी जगह गुडेहू को भेजा गया, जिसने आते ही अंग्रेजों से संधि कर ली। अच्छा, तो फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता और व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, या उपयुक्त सभी? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। देखिए, ब्रिटिश नौसेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, तो उसमें नौकरशाही बहुत थी, जबकि ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट और ज्यादा कुशल थी। और फ्रांसीसी सरकार ने भी अपनी कंपनी को उतना समर्थन नहीं दिया जितना ब्रिटिश सरकार ने दिया। बिल्कुल। तो निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवाश का युद्ध 1760, बेदरा का युद्ध 1759,
प्लासी का युद्ध 1757 या बक्सर का युद्ध 1764? ये वांडीवश का युद्ध 1760 था। यह तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। इस युद्ध में सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया और इस हार के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति लगभग समाप्त हो गई। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-54। प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध तो सीधे तौर पर यूरोप में चल रहे युद्धों के परिणाम थे, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध पूरी तरह से भारतीय परिस्थितियों की वजह से हुआ था, जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासन के लिए स्थानीय संघर्ष शामिल थे। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एला शॉपेल की संधि, गुडेहू की संधि, पांडिचेरी की संधि या पेरिस की संधि? ये एला शापेल की संधि से समाप्त हुआ। यह संधि 1748 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई थी और इसके तहत अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया था। और गुडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध या इनमें से कोई नहीं? इससे द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। जैसा कि पहले बताया, डुप्ले को वापस बुलाने के बाद गुडेहू ने अंग्रेजों के साथ ये संधि की थी। सही। वांडीवाश के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयरकूट, टॉमस स्मिथ, टॉमस रो या इनमें से कोई नहीं? अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। वो एक बहुत ही योग्य ब्रिटिश सेनापति थे। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? एला शॉपेल की संधि, गुडेहू की संधि, पेरिस की संधि या इनमें से कोई नहीं? ये पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ। ये संधि 1763 में हुई थी और इसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत में उनकी बस्तियां तो वापस मिल गईं, लेकिन उन्हें अब वहां किलेबंदी करने या सेना रखने की अनुमति नहीं थी। समझ गई। तो फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? 1951, 1954, 1961 या 1955? ये 1954 ईस्वी में हुआ। भारत की आजादी के बाद एक समझौते के तहत फ्रांस ने पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम का नियंत्रण शांति से भारत सरकार को सौंप दिया था। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले, लाली, गुडेहू या क्लाइव? मैकाले के अनुसार वो व्यक्ति डुप्ले था। मैकाले का मानना था कि डुप्ले की योजनाओं ने ही रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने का रास्ता दिखाया था। अच्छा, अब एक क्रम वाला सवाल। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इनका सही क्रम क्या है? विकल्प इस प्रकार हैं: 1 अंग्रेज, 2 डच, 3 फ्रांसीसी, 4 पुर्तगाली। तो क्या क्रम 1 2 3 4 है, या 4 2 1 3, या 3 4 2 1, या 2 3 4 1? सही क्रम है 4 2 1 3। यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, उनके बाद डच आए लगभग 1602 में, फिर आए अंग्रेज 1608 में और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए लगभग 1664 में। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? जी, जैसा कि पिछले प्रश्न में देखा, सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, जो बाकी यूरोपीय कंपनियों से काफी बाद में थी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? इसका सही उत्तर है अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। तो जब कंपनी बनी उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। तो ये थे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन अध्याय के भाग 2 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़ी जानकारियां। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। इन घटनाओं के क्रम को समझना आधुनिक भारतीय इतिहास की नींव को समझने के लिए बहुत जरूरी है।